हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 36 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना ये 37 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 36 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। और दोस्तों, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट है वो जरूर देवें। दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। पद 53,749 है। भविष्य में आपको शायद ही इतनी बड़ी परीक्षा है वो देखने को मिले, इसलिए रोजाना सुबह 8 बजे दोस्तों आपको आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको दोस्तों ये मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 37 है। देखिए, ये परीक्षा स्कीम है। 70 प्रश्न जीके के, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न गणित से संबंधित पूछे जाएंगे। और 70 प्रश्नों का भी दोस्तों डिवाइडेशन है, जिसमें राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न, राजस्थान कला संस्कृति के 20 प्रश्न, 5 प्रश्न पॉलिटी के, ऐसे टोटल 70 प्रश्न है वो आपको इस मॉडल पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। देखिए, भाग 1 के अंदर अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों 5,920 किलोमीटर है। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसमें से 1,070 है वो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग समुद्र तल से कितने मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है? बताइए, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग समुद्र तल से कितने मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है 250 से 300, 250 से 300 मीटर की ऊपर की श्रेणी में आता है दोस्तों उच्चावचीय भाग। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ए नंबर में देखिए, कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोस्तों बोराट का पठार है वो कहां पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच में ये बोराट का पठार है वो स्थित है। ठीक है, और ये लाइन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखी है। देखिए, यहाँ पे रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। कहां पर है? सीकर जिले में। आगे देखिए, उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है स्थित है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है इसमें। तो यहाँ पर है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, बी और सी कथन है वो क्या है? सत्य है। कूट भाषा के अंदर अपन देखें तो बी और सी कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित भूगोलीय क्षेत्रों में से एक जिसमें अस्पष्ट संतुलन प्रवाह है वह क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान के निम्नलिखित भूगोलीय क्षेत्रों में से एक जिसमें अस्पष्ट संतुलन प्रवाह है वह क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, वह क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर पूर्व। कौन सा है? उत्तर पूर्व। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो दोस्तों, कहां पर दर्ज किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों सिरोही जिले में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक तरफ जलवायु प्रदेश है तो दूसरी तरफ जिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें शुष्क जिला कौन सा है? दोस्तों, शुष्क जिला है वो जैसलमेर है। ठीक है, अर्ध शुष्क जिला कौन सा है? तो अर्ध शुष्क दोस्तों चूरू जिला है। उपाद्र कौन सा है? तो दोस्तों, उपाद्र है वो अलवर जिला है। और आद्र, ठीक है, आद्र जिला है वो है दोस्तों झालावाड़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी डी ए बी। सी डी ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन से ऑप्शन में है?
देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थान दे रखा है, एक गलत दे रखा है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बेडच नदी, दोस्तों बेडच नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियां, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों जावरा पहाड़ियां, बिल्कुल सही बात है। बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो बैराट की पहाड़ियां है, बिल्कुल सही बात है। माही नदी का उद्गम स्थल दोस्तों यहाँ पर है ये खमनोर की पहाड़ियां है, वो इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है और माही नदी का जो उद्गम स्थान है वो दोस्तों अमरोरू मध्य प्रदेश से दोस्तों इसका उद्गम होता है। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा क्योंकि ये असुमेलित है। आगे देखिए चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में यह स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है, तो वो है दोस्तों इसमें जालोर का किला। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जालोर का किला। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजसमंद यानी कि राजसमुद्र झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो दोस्तों ये गोमती नदी पर हुआ है दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पंचपदरा सांवरला व कपराना खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं। पचपदरा सांवरला व कपराना खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये लूणी जमाई बेसिन में पाए जाते हैं, लूणी जमाई बेसिन में पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लूणी जमाई बेसिन में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है। तो दोस्तों कौन से कथन गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और इस 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए 1984 में इसका नाम है वो बदला गया था। ठीक है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों ये भी। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, ये भी गलत हो जाएगा। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सारे के सारे कथन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों ही कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। बताइए कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, तो वो है दोस्तों जालोर बाड़मेर। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, जालोर बाड़मेर। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा में पाई जाती है। बताइए दोस्तों कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा में पाई जाती है। तो दोस्तों क्या पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों ये, तो दोस्तों ये मृदा है जिप्सीफेरस, ये बीकानेर में पाई जाती है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो पाई जाती है, कहाँ पर, बीकानेर में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन कीजिए। उष्ण कटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें माउंट आबू के अंदर दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वन नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें सारों के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है। बताइए खस घास का उत्पादन कहाँ होता है। इत्र बनाने के लिए दोस्तों इसकी जड़ों का उपयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में खस घास का उत्पादन होता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए
पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र कहलाते हैं। पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र कहलाते हैं। तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों अभ्यारण्य। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभ्यारण्य। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर है मरु त्रिकोण में। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों के किस समूह की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 से 12% के बीच रही? 10 से 12% के बीच कौन से जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें झुंझुनू, पाली और गंगानगर। ठीक है, गंगानगर की सबसे कम रही थी दोस्तों 10%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और सबसे ज्यादा है वो दोस्तों कहां पर रही थी? 32.5 बाड़मेर की। उसके बाद में जैसलमेर का नंबर है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला 0 से 6 में यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम बाल लिंगानुपात रखता है? सबसे कम बाल लिंगानुपात रखता है। तो दोस्तों ये सबसे कम बाल लिंगानुपात है ये दोस्तों झुंझुनू में रखता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन भाग 2 के अंदर इतिहास, कला, संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान, कला, संस्कृति और इतिहास के दोस्तों 20 प्रश्न है सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्षों तक चला, उसमें अंततः किसे सफलता मिली? बताइए, त्रिपक्षीय संघर्ष में किसे सफलता मिली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिहार को दोस्तों सफलता मिली। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रतिहार वंश को। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य के शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपनी महारानी की सुरक्षा के लिए मेवाड़ महाराणा से सहायता मांगी थी? तो दोस्तों किसने मांगी थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा के शासक दोस्तों राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों ये मेवाड़ महाराणा से सहायता मांगी थी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? दोस्तों यहाँ पर देखिए मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 1949 में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ के कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किस वर्ष में करवाया था? दोस्तों कुंभ स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था 1449 ईस्वी में। 1449 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? दोस्तों किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? तो दोस्तों वो है जानकी देवी बजाज को। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जानकी देवी बजाज को। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की? बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वहितकारिणी सभा ने। ठीक है, सर्वहितकारिणी सभा ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी बीकानेर में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कतरियासर बीकानेर में है दोस्तों जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 13 पंथी के प्रवर्तक रहे हैं। राजस्थान में 13 पंथी के प्रवर्तक रहे हैं, तो वो कौन रहे हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 13 पंथी के प्रवर्तक हैं वो रहे हैं कौन? तो वो है दोस्तों भीखण जी। कौन? भीखण जी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो दोस्तों ये जुड़ा है अलवर से। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अलवर से।
आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है। देखिए, महाराव राम सिंह द्वितीय राजस्थान की कौन सी लघु चित्र शैली के संरक्षक थे? महाराव राम सिंह द्वितीय राजस्थान की कौन सी लघु चित्र शैली के संरक्षक थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमलजी, राइका और सलजी सोलंकी संबंधित थे? निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमलजी, राइका और सलोजी सोलंकी संबंधित थे? तो ये संबंधित थे दोस्तों किससे? तो ये पाबूजी से संबंधित थे। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाबूजी। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक देवी है, दूसरी तरफ मुख्य मंदिर है। यहाँ पर देखिए एक ही सही सुमेलित है, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, बिल्कुल सही बात है। नारायणी माता का मंदिर है वो दोस्तों यहाँ पर सिक्कर दे रखा है, गलत हो जाएगा। कहाँ पर है? अलवर में है, ठीक है। केवाय माता का जो मंदिर है वो यहाँ पे जोधपुर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। केवाय माता का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में। और दोस्तों ये चौथ माता का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो वो ये सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो ये भी इसमें टोंक गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो सत्य है। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है। मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार है वो किसने किया? दोस्तों ये किया किसने? तो ये किया था दोस्तों पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर से। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर से है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों बताइए नौटंकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नौटंकी, इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है। सांझी त्योहार किससे संबंधित है? सांझी त्योहार है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है महिलाओं और लड़कियों से संबंधित है ये सांझी त्योहार। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? वल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये हाथों में पहना जाता है दोस्तों वल्ल्या आभूषण। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, वल्ल्या आभूषण हाथों में पहना जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? कौन सा युग में सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए अलवर में दोस्तों मेवाती बोली बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। झुंझुनू में शेखावाटी बोली बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। भरतपुर ढूंढानी, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों भरतपुर के अंदर एक तो ब्रज भाषा बोली जाती है और एक मेवाती भाषा बोली जाती है, ठीक है। झालावाड़ है वो दोस्तों हाड़ौती, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये इसमें गलत है, दे रखा है। ढूंढानी बोली है वो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। यहाँ पर देखिए 39 नंबर का प्रश्न है। ओलियों राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओलियों कब गाए जाते हैं दोस्तों? ओलियों दोस्तों ये गाए जाते हैं पुत्री विवाह का विदाई गीत है दोस्तों ये ओलियों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से दयालदास की रचना या रचनाएं कौन सी है? दयालदास की रचना या रचनाएं कौन सी है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात, ये भी दयालदास की रचना है। देश दर्पण भी दयालदास की रचना है। आर्याख्यान कल्पमुद्रम ये भी दोस्तों दयालदास की रचना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए, बी और सी तीनों सही है। अब दोस्तों अपन है वो भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान पॉलिटी के अपन 5 प्रश्न है वो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? बताइए, संभागीय व्यवस्था को कब है वो पुनर्जीवित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कब किया गया? दोस्तों ये किया गया 1987 में। यहाँ पर 1987, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राजस्थान के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्रियों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है, और दोस्तों कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि उनका कालक्रम के अनुसार कौन सा पहले नंबर पर, फिर उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, जयनारायण व्यास, हरदेव जोशी और हीरालाल शास्त्री, 5 मुख्यमंत्रियों के नाम दे रखे हैं। दोस्तों इनमें से सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? इनमें से ऑप्शन के अनुसार ही बताना है। ठीक है, इनमें से 1949 में बने थे दोस्तों कौन? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नंबर आता है जयनारायण व्यास का। दोस्तों जयनारायण व्यास है वो 1951 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद में हरदेव जोशी दोस्तों ये बने थे 1973 में। 1973 में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद में दोस्तों भैरव सिंह शेखावत दोस्तों 1977 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। और वसुंधरा राजे है ये दोस्तों 2003 में राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्रम के अनुसार मैं आपको बताऊं, ऑप्शन के अनुसार, तो यहाँ पर इसमें 5 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है ये? तो ये ऑप्शन में देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में 5 3 4 1 2, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? राज्य विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या है वो क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 40। कितनी है? 40 है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 153 ये राज्यपाल का पद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 155 है वो दोस्तों किससे संबंधित है? दोस्तों ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, और अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। ठीक है, तो ये 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित इसमें नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में शामिल नहीं है? बताइए कौन सा संविधान में शामिल नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, यानी कि कौन सा इसमें गलत दे रखा है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 145 न्यायाधीशों का वेतन, ये दोस्तों अपना पहला ही कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 145 में दोस्तों क्या है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को अपने कामकाज के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 145 में। ठीक है, न्यायाधीशों का वेतन है वो इसमें गलत दे रखा है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 141 में सभी अदालतों पर सर्वोच्च न्यायालय के बंधन के आदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति है, ये अनुच्छेद 139 में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे भाग 4 के अंदर दोस्तों अब अपन है वो भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अपन ने दोस्तों राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़ लिए। अब अपन भारतीय पॉलिटी के अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? बताइए कौन से प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों इसमें विचार की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए समाज का आज्ञा पालन, राज्य का आज्ञा पालन, देश का आज्ञा पालन, ये तीनों है वो दोस्तों क्या है? मौलिक कर्तव्य है। लेकिन करों की अदायगी है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। भारतीय संविधान की कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए, सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का, बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, बिल्कुल सही है। विभिन्न स्रोतों के लिए किए गए प्रावधान, ये भी बिल्कुल सही है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई है? बताइए कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति है, ये भी दोस्तों अमेरिका से ली गई है। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, ये दोस्तों कनाडा से लिया गया है, ठीक है, कनाडा से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो दोस्तों ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? 1, 3, 4 है वो अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहला और ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही सेम है, तो यहाँ पर 1, 3, 4 कर लेना। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1, 3, 4, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नांकित में से शब्दों का सही क्रम क्या है? बताइए, अनुच्छेद 15 में शब्दों का सही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों वो सही क्रम है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब दोस्तों अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। प्रकाश की एक किरण है परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो दोस्तों क्या होगा परावर्तन कोण का मान? तो वो हो जाएगा दोस्तों 56 डिग्री। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने पर, दोस्तों यानी कि चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण वो काले हो जाते हैं? तो दोस्तों क्या बनने के कारण वो काले हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर Ag2S, Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड बनने से, दोस्तों सिल्वर सल्फाइड बनने से दोस्तों बर्तन है वो काले हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, Ag2S, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन इसमें दूध से दही जमाना है वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन, 4 नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेपीज। स्टेपीज है वो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है। दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट देखिए धोबी इच, ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए धोबी इच, मलेरिया, न्यूमोनिया और मम्पस, यानी कि दोस्तों ये रोग हैं वो किसके कारण ये होते हैं? वो कौन सा जीवाणु जनित रोग है या विषाणु जनित या प्रोटोजोआ या कवक जनित रोग है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है, ठीक है। दोस्तों इसमें देखिए धोबी इच रोग है ये कवक जनित रोग है दोस्तों, ठीक है। मलेरिया है ये दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। निमोनिया है ये दोस्तों जीवाणु जनित रोग है, और मम्पस है ये दोस्तों विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर इसमें 4, 3, 2, 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 4, 3, 2, 1 इसका बिल्कुल सही, ठीक है। कौन सी ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें 4,
3 2 1 यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 56 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक फाइल, एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं, एक बताइए क्या कहते हैं उसको। तो दोस्तों उसको बोलते हैं, बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं क्या, वर्कबुक या वर्कशीट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वो है वर्कबुक बोलते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डीवीडी रोम, डीवीडी रोम, ठीक है। यहाँ पर इसमें ये ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ये यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, देखिए डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं क्या, बताइए क्या कहलाते हैं। तो वो पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पेरिफेरल डिवाइसेज। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बताइए कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल स्कैनर है, कीबोर्ड है, टच पैड है, ये तीनों दोस्तों क्या है इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे माउस पैड है, ये इनपुट डिवाइस है नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अब अपन राजस्थान समसामयिकी यानी कि भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। बताइए कौन से भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन से भार में, बताइए। तो दोस्तों वो है 48 किलोग्राम मोनिका ने जीता, 81 किलोग्राम में दोस्तों आकाश ने जीता। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसमें क्या है सही है। आगे देखिए वर्ष 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के व्यक्तियों में शामिल नहीं है। वर्ष 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है राजस्थान के व्यक्तियों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों वो शामिल दोस्तों कौन नहीं है, तो वो अली गनी मोहम्मद, अली गनी मोहम्मद। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पद्मश्री में शामिल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के व्यक्तियों में शामिल नहीं है। बाकी दोस्तों बैतुल बेगम है, सीन काफ निजाम है, बैजनाथ महाराज है, ठीक है, लेकिन अली गनी मोहम्मद नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क है जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क है जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए दोस्तों सोलर पैनल निर्माण पार्क है, ये काकानी जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। फर्नीचर पार्क बोरनाडा जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। फूड प्रोसेसिंग पार्क है तिवरी जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए जेम्स बोर्स पार्क है, ये दोस्तों निमराना अलवर है, वो इसमें गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये कोटा में है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, परियोजना के नाम और इनकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक तरफ परियोजना का नाम है, दूसरी तरफ दोस्तों वित्त पोषण एजेंसी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस समन चरण सेकंड,
के लिए दोस्तों वित्त पोषित एजेंसी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों जीका। कौन सी है? जीका है। और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम सेकंड की वित्त पोषित एजेंसी है वो है दोस्तों कौन सी? तो वो है विश्व बैंक। कौन सी है? विश्व बैंक है। और राजस्थान राज्य दोस्तों तीसरा देखिए, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रथम की वित्त पोषित एजेंसी है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना के लिए वित्त पोषण है वो किया गया है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? BADC। BADC इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कितने जिलों में वनाधिकार प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे? गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कितने जिलों में वनाधिकार प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए कितने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर 18। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 18। आगे देखिए, भाग 8 के अंदर दोस्तों भारत समसामयिकी यानी कि भारतीय करंट अफेयर के दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे सिमेट यानी कि दूरस्थ लोकेशन पॉइंट नीम पर तिरंगा फहराने वाली, सॉरी नीम नहीं, यह है नीमो पर तिरंगा। पृथ्वी के सबसे सिमेट यानी कि दूरस्थ लोकेशन पॉइंट नीमो पर तिरंगा फहराने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो दोस्तों उसका नाम है दिलना KR रूपा ए। दिलना के और रूपा ए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है? भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो दोस्तों ये स्थापित होने जा रहा है कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वी नारायण को दोस्तों इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में इनका चयन हुआ है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वी नारायण। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, 13 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 13 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है संजय मल्होत्रा को दोस्तों RBI का नया गवर्नर बनाया गया है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति V रामासुब्रमण्यम को दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाग 9 के अंदर सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 71 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? बताइए किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए पहला पित्रादि, पितृ प्लस आदि बिल्कुल सही बात है। गुरुवण दोस्तों यहाँ पर देखिए गुरु प्लस ऋण बिल्कुल सही है। अन्वेक्षण में दोस्तों इसमें अनु प्लस ऐषण बिल्कुल सही है। और आविष्कृत में दोस्तों आविहे प्लस कृत ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें चारों के चारों सही है। ठीक है, अगर गलत करना होगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको पितृ प्लस आदि की जगह अधि कर देना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आदि दे रखा है तो ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर 5वां नंबर का ऑप्शन कर लेना, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश बिल्कुल सही है।
सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस है आवश्यक, तो यहाँ पे अति के अंदर जो मात्रा दे रखी है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगी, ठीक है, इसमें ये छोटी मात्रा आएगी दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए षडानंद, तो यहाँ पे षट प्लस आनंद भी, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे आगे 73 नंबर का प्रश्न है, परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है। परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो परा उपसर्ग है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परा उपसर्ग। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है, कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है, तो दोस्तों वो है सजावट, ठीक है। सज है वो दोस्तों क्या है, एक धातु है, और इसमें आवट है वो क्या है, प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपनापन, ठीक है। अपनापन में दोस्तों अपना है वो निजवाचक सर्वनाम है, पन प्रत्यय जोड़कर दोस्तों ये अपनापन संज्ञा निर्मित हुई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है, बताइए किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। ये क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे पतंग है वो दोस्तों कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सकर्मक क्रिया है, बाकी के अंदर दोस्तों कर्म है वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है, उर्वर का विलोम है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, दोस्तों उर्वर का विलोम हो जाएगा उर्सर। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उर्सर। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, प्रवृत्ति शब्द का विलोम है, प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें निवृत्ति। प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, निवृत्ति, 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है दोस्तों द्रौपदी का, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा, द्रौपदी का पर्यायवाची दोस्तों पांचाली हो सकता है, ठीक है, पांचाली का, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पांचाली का। नेक्स्ट आगे हो जाएगा दोस्तों, देखिए पांचाली का नहीं है, पांचाली हो सकता है, ठीक है, लेकिन पांचाली का नहीं है। बाकी इसमें दोस्तों और सारे हैं, कृष्णा, सरंदरी और याज्ञसेनी, ठीक है। तो यहाँ पर पांचाली का नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची है, किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें भिक्षा, याचकवृत्ति और मधुकरी, ठीक है, ये सभी शब्द है वो क्या है, पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे किस क्रम में तत्सम शब्द है, किस क्रम में तत्सम शब्द है, दोस्तों तत्सम शब्द किसमें है, तो दोस्तों इसमें आमलक, आमलक है ये दोस्तों क्या है, तत्सम शब्द है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे अग्र, अग्र जो शब्द है वो दोस्तों यहाँ पर तत्सम है, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, तो दोस्तों वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अनुभूत। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुभूत। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो वो है प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव है दोस्तों ये शुद्ध शब्द है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शुद्ध वाक्य है दोस्तों, शुद्ध वाक्य कौन सा है, दोस्तों शुद्ध वाक्य है वह अपने भाग्य को कोस रहा है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है, ये कथन है वो दोस्तों शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो है सजग होना। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सजग होना। आगे देखिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का सही अर्थ है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या को जड़ से खत्म करना। समस्या को जड़ से खत्म करना। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं परिपत्र। क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परिपत्र। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न है, देखिए कार्यालयीय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालयीय पत्रों की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये होनी चाहिए दोस्तों, कैसी? कार्यालयीय पत्रों की जो भाषा है वो होनी चाहिए औपचारिक भाषा होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, औपचारिक। आगे देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संशोधन। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संशोधन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 10 के अंदर है वो अपन सामान्य अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। यानी कि सीधा सा मैं आपको बोलूं खाली स्थान भरना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई मीट हिम यस्टरडे, आई हिम यस्टरडे, तो मीट है वो दोस्तों यहाँ पर वर्ब दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यस्टरडे के कारण दोस्तों इसमें कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों मेट आएगा, MET। ठीक है, आई मेट हिम यस्टरडे। यहाँ पर 2 नंबर का सॉरी 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे इसमें भी खाली स्थान भरना है। ठीक है, इसमें देखिए द वुंडेड मैन बाय सम बॉयज, द वुंडेड मैन बाय सम बॉयज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट है वो दोस्तों सिंगुलर है। तो यहाँ पर वाज बीइंग हेल्प्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाज बीइंग हेल्प्ड। यानी कि द वुंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही। 93 नंबर प्रश्न इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट है। इसमें देखिए ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए ही सेड गिव मी सम फूड, ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। he said give me some food प्लीज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें he requested me to गिव हिम सम फूड। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 95 नंबर का प्रश्न है, she said to her son, she said to her son what do you like द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंसेज। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड में बदल देंगे अपन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शी आस्क्ड हर सन व्हाट ही लाइक्ड। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द ऑप्शंस। तो इसमें देखिए दोस्तों नेल आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक इन द मून। यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो दोस्तों पहला व्यक्ति था जिसने मून पर यानी कि चंद्रमा पर दोस्तों वो गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें? दोस्तों इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा, देखिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा दोस्तों। इसमें किसका? द का प्रयोग होगा। यहाँ पर इसमें द फर्स्ट मैन आएगा इसमें। ठीक है,
तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर, यानी कि खाली स्थान में दोस्तों डिटर्मिनर का प्रयोग करना है। इसमें देखिए, द स्कीम वाज क्लोज्ड बिकॉज पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। बताइए क्या आएगा? तो यहाँ पर खालिस्तान में दोस्तों इसके अंदर आएगा कौन सा, बताइए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सेंटेंस में नकारात्मक का भाव है वो व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू का प्रयोग होगा दोस्तों, फ्यू न के बराबर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ही हैज बीन हेयर मंडे। बताइए, ही हैज बीन हेयर मंडे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों सिंस मंडे आएगा, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, देयर मे बी एन इंडेक्स द एंड ऑफ द बुक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा खालिस्तान में? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों इसमें 8 द एंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सम पीपल ईट देयर फूड देयर फिंगर्स। बताइए दोस्तों, यहाँ पर है सम पीपल ईट देयर फूड देयर फिंगर्स, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों विथ देयर फिंगर्स। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नन बट द ब्रेव डिजर्व, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी honored, change into affirmative sentence। None but the brave deserve to be honored, change in affirmative sentence। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, देखिए इसमें नन बट को ओनली में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी होनर्ड। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द नॉइज माई परफॉर्मेंस, द नॉइज माई परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? तो इसमें हो जाएगा अफेक्टेड आ जाएगा, इसमें क्या जाएगा, अफेक्टेड। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यू शुड डू योर वर्क। बताइए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा दोस्तों? इसका हिंदी अनुवाद होगा इसमें तुमको तुम्हारा काम करना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑथोराइज के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है, ऑथोराइज के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे प्राधिकार देना। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स फाइनल ऑन दिस मैटर, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स फाइनल ऑन दिस मैटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है इज फाइनल ऑन दिस मैटर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब अपन है वो भाग 11 के अंदर सामान्य गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। सामान्य गणित से संबंधित 15 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 106 नंबर का प्रश्न है, 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा दोस्तों? यानी कि ऐसी संख्या जिसकी यानी कि जिसका इन दोनों के अंदर भाग चला जाए, ठीक है। तो वो है दोस्तों, वो बड़ी से बड़ी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में तथा शंकर उसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य पूरा करे तो 1800 रुपए के मेहनताने में से अमर को कितनी राशि मिलेगी? तो अमर को कितनी राशि मिलेगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई, ये करता है 1/4 भाग, ठीक है, यानी कि 1/4 भाग को 3 दिन में करता है, ठीक है। तो 1/4 इंटू 3 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/12, ठीक है। और ये 1/4 भाग 4 दिन में करता है, तो यहाँ पर 1/4 इंटू 4 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 1/16 भाग।
इसका आया दोस्तों 1/12 और इसका आया 1/16। दोस्तों इनका अनुपात निकाल लेंगे तो अनुपात निकलेगा दोस्तों इसमें देखिए 4×3 = 12 और 4×4 = 16, या सॉरी इसमें देखिए 1/4 भाग देखिए शंकर उसी कार्य को 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 4 दिन में क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 दिन में अमर किसी कार्य को 1/4 भाग है वो करेगा तो दोस्तों 1/12 भाग हो गया। उसी प्रकार शंकर एक दिन में कितना कार्य करेगा दोस्तों, शंकर है वो कितना कार्य करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया 1/16। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे दोस्तों। इन दोनों का अनुपात निकाल के और अनुपातों के योग दे रखा है। ठीक है, और फिर दोस्तों साथ ही अपने को यहाँ पर पूरा मेहनताना दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इसका उत्तर बता देता हूँ। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अमर का मेहनताना कितना हो जाएगा, तो दोस्तों इसका मेहनताना हो जाएगा 1200 रुपए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे रामधन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नियत स्थान पर जाता है। रामधन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नियत स्थान पर जाता है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आता है। तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल है वो क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें नियत स्थान के लिए औसत चाल है वो ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे 2xy दोस्तों 2xy बटे x प्लस y। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 60 × 100 बटे 60 + 100 कितने हो जाएंगे 160। ठीक है, यहाँ पे 2 × 60 × 100 बटे 160 काट लीजिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। 109 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट की देरी पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए वास्तविक समय बराबर है, वास्तविक समय बराबर है दोस्तों यहाँ पर देखिए चाल इंटू समय। ठीक है, चाल कितनी है तो दोस्तों यहाँ पे इसको अपन चाल को दोस्तों देखिए 3/4 है। ठीक है, तो इसको दोस्तों अपन 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और इनमें अंतर कितने का है चाल के अंदर 3 और 4 यानी कि -1 सॉरी 1 का। तो यहाँ पर 20 × 3 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यानी कि दोस्तों चाल इंटू समय बटे चाल माइनस अंतर, चाल माइनस दोस्तों दूरी अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 60 मिनट। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है, यदि संख्या 44, 56, 80, 92 में से दोस्तों प्रत्येक को 4 से विभाजित करने पर प्राप्त औसत होगा। सबसे पहले तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं, ये जो 44, 56, 80 और 92 दे रखा है इनका टोटल कर लीजिए। इनका टोटल हो जाएगा दोस्तों 272। ठीक है, 272 संख्या कितनी है 4, 4 का भाग दे लीजिए कितना हो जाएगा 68। ठीक है, और 68 में अब देखिए प्रत्येक को 4 से विभाजित करने पर प्राप्त औसत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपने अब क्या करेंगे दोस्तों 68 है, 68 में 4 का भाग दे लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो दोस्तों वो आ जाएगा 17। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 111 नंबर प्रश्न है, एक खिलाड़ी के स्थान पर जिसकी आयु 17 वर्ष 8 मास है, एक खिलाड़ी के स्थान पर जिसकी आयु 17 वर्ष 8 मास है, दूसरा खिलाड़ी को ले लिया जाए तो 9 खिलाड़ियों की औसत आयु 3 मास कम हो जाती है। नए खिलाड़ी की आयु है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक खिलाड़ी के स्थान पर 17 वर्ष 8 मास
एक खिलाड़ी के स्थान पर जिसकी आयु 17 वर्ष 8 मास है, दूसरा खिलाड़ी ले लिया जाए तो 9 खिलाड़ी की औसत आयु 3 मास कम हो जाती है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, 3 × 9 कर लीजिए, कितना 27 मास हो गया। 27 मास का मतलब यानी कि 27 महीने का मतलब क्या हो गया, 2 वर्ष 3 माह। 2 वर्ष दोस्तों 3 माह हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इतना तो हो गया। अब दोस्तों नए खिलाड़ी की आयु है वो कितनी है, 17 वर्ष 8 महीने। 17 वर्ष 8 महीने। अब 17 वर्ष 8 महीने में से दोस्तों 2 वर्ष 3 महीने घटा दीजिए, कितना बचेंगे, 15 वर्ष 5 महीने। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक स्कूल के छात्रा का अनुपात दूसरे स्कूल के छात्रों के साथ 3:5 है। यदि पहले स्कूल में 50 छात्र अधिक होते और दूसरे में 80 छात्र कम होते तो अनुपात 5:6 होता। तो बताइए पहले स्कूल में कितने छात्र हैं, पहले स्कूल में कितने छात्र हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहले स्कूल में छात्रों की संख्या है वो 300 थी। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार कर लेना। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 100 रुपए की वस्तु को x रुपए में बेचने से प्रतिशत हानि होती है। तो दोस्तों प्रतिशत हानि होती है तो ये होती है दोस्तों, हानि बराबर क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य बटे क्रम मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राम के पास श्याम से 40% अधिक धन है। दोस्तों ये अपना क्या हो गया, राम, और ये हो गया दोस्तों श्याम। ठीक है, देखिए राम के पास श्याम से 40% अधिक धन है, यानी कि श्याम के पास अगर 100 है तो इसके पास कितना है 140। और श्याम के पास घनश्याम से 20% अधिक है। दोस्तों ये घनश्याम है। दोस्तों श्याम के पास घनश्याम से 20% अधिक धन है। ठीक है, 20% दोस्तों अधिक धन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक श्याम, यहाँ पे मोर अनुपात निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये जैसे अगर ये श्याम को मैं 2 जगह लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक तो ये वाला श्याम और एक ये श्याम, एस लिख दिया यहाँ पे। ये दोस्तों अगर 120 है, ठीक है, तो ये कितना है, तो दोस्तों ये 100 है। ठीक है, अब दोस्तों इनका अनुपात निकालना है। देखिए 20 से कट रहे हैं सारे, तो 7:5:6:5 ठीक है, ये आ गया। तो दोस्तों अब बस ये 3 है और अनुपात 4 दे रखे हैं, तो दोस्तों अपन को क्या करना है, वही वाला सीन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए राम, श्याम और घनश्याम, दोस्तों इसका अनुपात कितना था 7:5। ठीक है, एक का, और इसका था दोस्तों 6:5। ठीक है, अब बस तो यहाँ पे 7 छिके दोस्तों 42 और 6 पंजे 30 और 5 25। ठीक है, अब ये कट रहे हैं क्या किसी से, तो दोस्तों नहीं कट रहे, तो 42 30 और 25। ठीक है, ये अपना अनुपात आ गया। अब दोस्तों राम के पास घनश्याम से अधिक धन, राम के पास घनश्याम से कितना प्रतिशत अधिक धन है, तो दोस्तों यहाँ पे 25 माइनस 42 42 माइनस 25 कर लीजिए, 42 माइनस 25 बटे 25। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 17/25 × 100। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 68%। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 115 नंबर प्रश्न है, कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1000 रुपए 2 वर्ष में 1210 हो जाएंगे। सीधा सा है, 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संख्याओं को, दोस्तों यहाँ पे 5:7:20 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, दोस्तों 5:7 समानुपात 20:x, वही मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल, 7:20/5। ठीक है, 7:20/5। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 से दोस्तों ये 4 बार कट गया। ठीक है, अब 7 × 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 28। आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 में कुल
45 रुपए है तो 50 पैसे के अनुपात में है। तो यदि थैली सिक्कों की संख्या होगी तो दोस्तों थैली में सिक्कों की संख्या होगी तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के दोस्तों यहाँ पर कुल 45 रुपए है और सिक्के का अनुपात दोस्तों 2:3:4 है। दोस्तों 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। अब इसमें दोस्तों इसका 2 अनुपात, इसका 3 अनुपात और इसका 4 अनुपात, तो दोस्तों कितने हो गए? इसका ये तो हो गए दोस्तों 2 रुपए, ठीक है। और ये दोस्तों 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना हो गया? 1.5 रुपया। और ये दोस्तों 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो ये 1 रुपया। तो दोस्तों कितना हो गए? 3, 4, 4.5, ठीक है। अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों? 4.5, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 45 बटे 4.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। और 50 पैसे के सिक्कों का दोस्तों अनुपात कितना है? 3 है, तो 10 × 3 कर लीजिए, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 118 नंबर प्रश्न है। एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे थे। 20 पैसे के सिक्के 1:2:4:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपए हो तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से कितने अधिक है? वही मैंने अभी आपको बताया, जैसे सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। इसका राइट आंसर बता देता हूं दोस्तों, ऊपर वाला जैसा ही है, सेम टू सेम। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। आगे देखिए, बीना व रीता के धन का अनुपात 2:3 है। यदि बीना को 40 रुपए मिले तो रीता को कितने मिले? तो भाई 60 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कितने? 60 रुपए। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ए बी सी मिलकर एक खेत को किराए पर लिया। ए ने उसमें 15 गायें 4 हफ्ते तक, बी ने 20 गायें 5 हफ्ते तक और सी ने उसमें 24 गायें 3 हफ्ते तक चराई। यदि बी को ए से किराए के 20 रुपए अधिक देने हो तो ए का कितना किराया देगा? तो ए का कितना किराया देगा दोस्तों? डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है वो दोस्तों 30 रुपए होगा, ठीक है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।